हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। आई होप सभी अच्छे हैं, फिट एंड फाइन हैं। तो सभी को आइडिया है कि राजस्थान को लेकर राजस्थान में देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके ना इंग्लिश में हाथ तंगी रहते हैं ना, जो इंग्लिश को देखकर डर जाते हैं, जिनको फोबिया होता है। फोबिया मतलब डर, है ना। किससे? इंग्लिश से डर, क्योंकि इंग्लिश हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है। तो उस डर को खत्म करने के लिए ही ये सीरीज स्टार्ट की है हमने, ठीक है। तो अभी तक हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किया, टेंस चैप्टर उठाया। क्योंकि टेंस ऐसा क्यों, ये चैप्टर क्यों उठाया हमने? क्योंकि देखिए टेंस जो है ना वो पूरे ग्रामर का ना एक बेस है, ठीक है। फंडामेंटल जिसको बोलते हैं ना, एक पूरा आधार है, बेस है। जब हमारा बेस क्लियर होगा ना तो फिर हम धीरे धीरे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब सारे क्वेश्चंस करेंगे, सब सारे चैप्टर्स करेंगे, वॉइसेस के, नरेशंस के, सब चैप्टर्स करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर 2 सेशन लिए और आज 3rd सेशन है। जो हमने 2 टेंस किए हैं ना, टेंस तो एक ही किया है, 2 सेशन हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो हम देखेंगे कि राजस्थान में ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और क्या हमने जो 2 सेशन लिए क्या वो दोनों सेशन रेलिवेंट है, क्या उतना सफिशिएंट है पढ़ना कि हमारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएं। आइए देखते हैं, ठीक है। देखिए जो पहला जो क्वेश्चन है, देखिए अभी इनके आंसर्स ना आप तभी कर पाएंगे जब आपने पहले जो 2 वीडियो हमने निकाले हैं, ठीक है, जो 2 सेशन लिए हैं वो अगर आपने किए होंगे। क्योंकि फर्स्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि कैसे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का अग्रीमेंट होता है, कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसे आएगी, सिंगुलर बच्चे। और इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन वर्ड कैसे बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, डू और डस से। डू यू गो देयर, डस शी गो देयर, डू और डस कहां कहां लगाते हैं ये भी सारा हमने डिस्कस किया। फिर हमने सेकंड सेशन में ये डिस्कस किया कि फ्रीक्वेंसी वाले जो एक्शंस होते हैं, जैसे ऑलवेज है वो हमेशा जाती है, वो तो कभी कभार जाती है, ना के बराबर जाती है, सेल्डम, रेयरली, बेयरली, ये सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी को बता, मैं दिन में 2 बार खाना खाती हूँ, तो फ्रीक्वेंसी को बताने वाले वर्ड्स हमेशा मेन वर्ब से पहले आते हैं। क्लियर है। फिर इसके बाद में हमने देखा कि समटाइम्स है या एवरी मॉर्निंग है, एवरी इवनिंग है, ये वाले वर्ड्स हमेशा सेंटेंस के लास्ट में आएंगे। तो ये सब चीजें हमने करी थी। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के क्वेश्चंस कैसे आए हुए राजस्थान के अंदर, ठीक है। पहले 2 सेशन मैं फिर से बता रही हूं, पहले 2 सेशन बच्चे आपको करने जरूरी है, लगाने जरूरी है, ठीक है। अगर ये सारे क्वेश्चंस का आंसर अपने आप से देना चाह रहे हो तो ठीक है। अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है, आपको कॉन्फिडेंस है कि हमें आता है, तो आप क्वेश्चंस को लगा के देखिए। देखिए ये रीट में ना 2023 में आया हुआ है, ठीक है। द टीचर, जिन भी वर्ड्स के पहले आर्टिकल्स आते हैं ना, ए एंड दी आर्टिकल्स आते हैं, या फिर कुछ और डिटर्मिनर्स होते हैं बच्चे, जैसे सम होता है, ठीक है, फ्यू है, लिटिल है, ठीक है, अ लिटिल है, द लिटिल है तो कर ही लोगे, ठीक है। मैनी है, मच है, मैनी, मच, ठीक है, अ लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, या फिर लॉट्स ऑफ, एक ही बात है, ठीक है। इस तरह के डिटर्मिनर्स होते हैं ना, तो ये डिटर्मिनर्स याद रखना हमेशा नाउन से पहले आते हैं। इसका मतलब अगर मैं बोलूं सम बॉयज, मैनी गर्ल्स, ठीक है, लिटिल वाटर, मच नॉइस, या ठीक है ना, इस तरह से मच क्राउडेड एरिया, इस तरह से। तो कहने का मतलब है कि नाउन से पहले ना डिटर्मिनर्स आते हैं ये सारे के सारे। वैसे ही आर्टिकल भी अपने अपने डिटर्मिनर्स होते हैं। मैं नाउन से पहले अगर ए एंड द लगा दूं तो इसका मतलब इनके बाद में ए एंड द आर्टिकल लगाया है तो इनके बाद में हमेशा क्या आएगा मेरा, नाउन, नाउन, ठीक है। ये ध्यान रहेगा, नाउन किसी भी सेंटेंस के अंदर ना एक सब्जेक्ट या फिर एक ऑब्जेक्ट बन सकता है। नाउन 2 रोल प्ले करता है, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट बनता है और एक क्या बनता है, ऑब्जेक्ट। अब हमें कैसे पता चलेगा बच्चे, सेंटेंस के अंदर एक वर्ब होती है, ठीक है। वर्ब से पहले मतलब क्रिया, क्रिया को करने के लिए कोई डूअर तो होगा, डूअर का मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब क्या है यहाँ पे, डूअर, ये करता है, करता, ये करता क्या करेगा, किसी क्रिया को करेगा। तो जो क्रिया करी जाएगी ना, क्रिया क्या करी, क्रिया क्या की, वो हमारा क्या होता है बच्चे, ऑब्जेक्ट, याद रहेगा। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि ये जो सब्जेक्ट है ये भी नाउन है और ये जो ऑब्जेक्ट है ये भी क्या है, नाउन। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि जो दोनों नाउन है ना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये दोनों के दोनों नाउन है। तो सब्जेक्ट कब आता है, वर्ब से पहले। कोई क्रिया करने वाला डूअर तो हमें चाहिए ना, कोई डूअर चाहिए, ठीक है, कोई कर्ता चाहिए, कर्ता ने क्रिया की, क्या क्रिया की, वो उसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्ट आता है, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है। दोनों के दोनों क्या होते हैं, हमारे नाउन होते हैं। तो नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करता है। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हम कैसे पहचानेंगे वो नाउन है, उसकी पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है बच्चे।
नाउन देखो दो दो रोल प्ले करता है, एक तो वर्ब से पहले आएगा, सब्जेक्ट का काम करेगा, और एक वर्ब के बाद में आएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और कुछ ऐसे डिटर्मिनर्स होते हैं, जैसे आर्टिकल्स आ जाएं तो आर्टिकल के बाद में नाउन ही आते हैं। अगर आपको लगे कुछ डिटर्मिनर्स, जैसे मान लो सम आ गया, फ्यू आ गया, लिटिल, मैनी, मच, अ लॉट ऑफ, इस तरह के, ठीक है, डिटर्मिनर्स आ गए, तो समझ जाना आपका क्या आ गया, नाउन। इसके अलावा कुछ और डिटर्मिनर्स होते हैं, वो भी लर्न कर लो साथ साथ में, जैसे 1 आ गया, 2 आ गया, 3, 4, 5, 6, ऐसे ना, ठीक है। तो इस तरह से ना, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। ये सारे के सारे आपके डिटर्मिनर्स हैं। आगे जाके हम आगे की क्लासेस में करेंगे। मैं छोटी छोटी चीजें आपको सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे कि आप सेंटेंस को आराम से ना मतलब समझ पाओ कि सेंटेंस में कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सी वर्ब है, ठीक है ना। हमको जब आइडेंटिफिकेशन आएगा तब हम बहुत सारी चीजें कर लेंगे। तो समझिए, जैसे टीचर था, तो टीचर के पहले क्या है, आर्टिकल आया, ठीक है, आर्टिकल आया, तो इसका मतलब मैं ये बोल सकती हूँ नाउन है, नाउन है। अब ये नाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? बच्चे सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया है, तो स्टार्टिंग में कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा ना, कोई क्रिया होगी, क्रिया को करने वाला डूअर तो चाहिए ना। इसका मतलब ये डूअर है, करता है, ये सेंटेंस, ये नाउन क्या है, सेंटेंस सब्जेक्ट, सेंटेंस में क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट। इसकी पार्ट ऑफ स्पीच तो नाउन है, लेकिन इस सेंटेंस में क्या काम कर रहा है, एज अ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। और कैसे पता चला ये नाउन है? क्योंकि आर्टिकल आया है। अगर किसी भी वर्ड से पहले आर्टिकल्स आ जाए, या फिर कोई डिटर्मिनर आ जाए, या फिर 1, 2, 3 ऐसे नंबर आ जाए, तो ये समझ जाना कि इनके बाद जो वर्ड आता है वो हमेशा क्या होगा, नाउन। क्लियर है? और ये नाउन यहाँ पे सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्यों सब्जेक्ट का काम कर रहा है? क्योंकि क्रिया होगी ना कोई, अभी देखो टीच, टीचिस, टॉट, टीचिंग, ये सारी सारी क्रियाएं हैं। टीच मतलब पढ़ाना, पढ़ाती है, पढ़ाना, पढ़ाती है, टॉट पढ़ाया, है ना, पढ़ा रही है, इस तरह से, तो सारी वर्ब है, तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है। क्लियर है? अब देखो, हमारा जैसा नाउन था, हमने सीखा था फर्स्ट क्लास के अंदर, जैसा नाउन वैसी ही वर्ब। अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसे आएगी, सिंगुलर। लेकिन एक एक्सेप्शन था ना, जो मैं याद करना है, क्या, नाउन के अंदर एस और यस लगाते हैं, पेन के अंदर लगाया एस, तो पेन क्या बन गया, प्लूरल, पेन्स, है ना। चेयर, चेयर्स, बॉय, बॉयज, नाउन तो प्लूरल बन जाते हैं एस और यस लगाने से। लेकिन वर्ब के अंदर एस और यस लगाने से वर्ब क्या बनती है, सिंगुलर। उल्टे चलते हैं एक दूसरे के, नाउन और वर्ब एक दूसरे के उल्टे होते हैं। याद कर लो कि टेबल का टेबल्स, वो तो प्लूरल हो गए ना, एक टेबल, 1 टेबल, बहुत सारी टेबल्स हैं तो क्या लिखेंगे, टेबल्स, है ना, मैनी टेबल्स, फ्यू टेबल्स। समझ पा रहे हो? तो कहने का मतलब है नाउन तो प्लूरल बनते हैं, लेकिन वर्ब क्या बनती है, एस और एस लगाने से, सिंगुलर। ये चीज आपको लर्न करनी है, ठीक है। अब देखो, टीचर हमारा सिंगुलर नाउन था, तो वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर, है कि नहीं। तो अब देखो, इन दिस स्कूल, है ना। अब देखो भाई, द टीचर, अब देखो टीच तो आएगा नहीं, क्योंकि टीचर तो सिंगुलर नाउन है, तो वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर। वर्ब के अंदर हमने क्या लगाया, एस हो दिया, सी, वर्ब कैसी बन गई हमारी, सिंगुलर। तो नाउन सिंगुलर था, वर्ब भी कैसी आई, सिंगुलर, ठीक है। हालांकि देखो, टीच, टॉट, टॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, टीच, टॉट, टॉट, है ना। अब यहाँ पे आप बोलोगे मैम टॉट क्यों नहीं लगाया, तो टॉट देखो इसलिए नहीं, ये टीच तो देखो प्लूरल है ना। अगर टीचर्स होता, अगर यहाँ पे होता टीचर्स, टीचर्स, है ना, टीचर्स लगा दूं, तो मैं उस केस में बोल सकती हूँ, अगर यहाँ पे मैं टीचर्स कर दूं, तो मैं अभी बोल सकती हूँ टीचर्स टीच, टीचर्स टीच, क्योंकि देखो नाउन प्लूरल है, नाउन प्लूरल तो वर्ब भी कैसे आएगी, प्लूरल। लेकिन नाउन सिंगुलर था, टीचर था, तो वर्ब भी कैसी बन जाएगी, सिंगुलर। तो टीच का टीचिज, टीच का टीचिज, ईएस लगाने से क्या बन गया आपका, सिंगुलर। ये ध्यान रहेगा। तो नाउन सिंगुलर था, वर्ब भी कैसे है, सिंगुलर। प्लूरल तो आएगी नहीं, इस ऑप्शन को काट दो। टॉट क्यों नहीं आया, टॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब देखो, क्या पूरे सेंटेंस में कहीं पे भी कोई हिंट दिया जा रहा है कि पास्ट की बात करी है, कि टीचर ने पढ़ाया था। हाँ, अगर ये होता कि टीचर ने, द टीचर, मैं टॉट लगा दूं, मान लो इंग्लिश इन द स्कूल लास्ट ईयर, लास्ट ईयर लगा दूं, पिछले साल की बात कर रहा है मान लो, हालांकि हम पास्ट टेंस अभी हमने किया नहीं, हम करेंगे लास्ट ईयर, सॉरी। अगर मैं ये लगा दूं, अगर मैं लास्ट ईयर लगा दूं, ठीक है, फिर तो मैं टॉट कर सकती हूँ, पिछले साल की बात कर रहा है, पास्ट टेंस लगा दूं, हमने पास्ट टेंस किया नहीं, घबराओ नहीं कि क्या चल रहा है। अगर ऐसा कोई हिंट होता, पास का कोई हिंट होता, फिर तो मैं पास्ट टेंस लगाती। कोई हिंट गिवन नहीं है, तो जब तक कोई पास का हिंट गिवन ना होना, हम किसी भी सेंटेंस में पास की कोई भी फॉर्म लगाते नहीं है, ठीक है, जब तक कोई हिंट ना गिवन हो। अगर हिंट नहीं गिवन है तो क्या लगाएंगे, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही लगाएंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी गया। और टीचिंग हमें मालूम है कि शी इज टीचिंग, दे आर टीचिंग, शी वॉज टीचिंग, दे वर टीचिंग। इज, एम, आर, वॉज वर्ग के साथ में हमेशा आईएनजी फॉर्म आती है। तो यहाँ पे ना तो इज था, ना एम था, ना आर था, ना वॉज था, ना वर था।
तो ये आईएनजी फॉर्म भी चली गई। तो एक ही ऑप्शन बचा टीचेस, क्योंकि सिंगुलर नाउन था तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, ये वर्ब प्लूरल थी, ये पास्ट टेंस था, पास्ट का कोई हिंट गिवन नहीं है, और ये तो आईएनजी वाली फॉर्म है, बिना हेल्पिंग वर्ब के आईएनजी फॉर्म कभी भी नहीं आती। इससे पहले हमें इज एम आर या फिर वॉज वर चाहिए, ना तो इज एम आर था ना वॉज वर, तो ऑप्शन क्या हुआ यहाँ पे बी। आई होप आपने समझा होगा, काफी सारी चीजें मैंने कोशिश की आपको एक्सप्लेन करने की, आराम आराम से करिए। इंग्लिश से ना एक तो डरना नहीं है, ठीक है ना, ये हमारी एक लैंग्वेज है जिसको हम कोशिश करें सीखने की। अब हिंदी को सीखने में देखो हमें कितने साल लगे ना, इतने बड़े हो गए तब जाके मैं हिंदी मारवाड़ी आई है ना, हम अपने राजस्थान में रहते हैं तो हम बोलते हैं ना मारवाड़ी, तो उसको भी ये तो नहीं है ना बचपन से मैं कोई मारवाड़ी बोलने लग गई थी, है ना, अभी इतने साल से बोल रहे हैं घर में, हमारे सारे के सारे बोलते तो हमें भी आ गई बोलनी। तो वैसे इंग्लिश भी ना अब एक लैंग्वेज है, इसको सीखने में ना थोड़ा समय लगेगा, घबराना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको करते हैं शी। अब देखो शी तो सिंगुलर है ना, अगर मैं रिया लिख दूं, मान लो रिया, है ना, रिया, रिया एक लड़की है, तो रिया की जगह मैं प्रोनाउन क्या यूज कर सकती हूँ, शी। वैसे ही मान लो मोहन, मोहन एक लड़का है, तो मोहन की जगह प्रोनाउन क्या यूज कर सकती हूँ, ही। ये तो आता होगा ना, कोई आइडिया होगा ना, तो शी एक प्रोनाउन है, मतलब सब्जेक्ट है, ठीक है। कैसे पता चला सब्जेक्ट है, क्योंकि बच्चे देखो डू डज है ना, ही इज हैज, ये सारी की सारी वर्ब है, तो वर्ब से पहले क्या आएगा हमारा, सब्जेक्ट ही आएगा। और वैसे देखो नोट है, मैं आपको ना नोट की एक बहुत अच्छी चीज बताती हूँ, देखना, जब भी सेंटेंस में नोट आ जाए ना, याद रखना ये चीजें, नोट से पहले ना हमेशा हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है, और नोट के बाद में ना मेन वर्ब आती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो नोट से पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगी, नोट के बाद में क्या आएगी, मेन वर्ब। इसका मतलब देखो नोट है, नोट से पहले हमें यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और नोट के बाद में ये हमारी क्या, मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब। और ये क्या, द प्रॉब्लम अभी बताया था ना, पीछे क्वेश्चन में बताया था कि द आर्टिकल आया, तो इसका मतलब इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या आएगी, नाउन, ठीक है। और ये देखो वर्ब है ना, वर्ब, ये देखो वर्ब है, वर्ब के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो नाउन जो है ना यहाँ पे क्या, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। देखो बताया था मैंने आपको कि आर्टिकल्स आते हैं तो आर्टिकल के बाद में नाउन आएगा, और ये वर्ब का, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये वर्ब के बाद में आया। हाँ, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आते हैं, और वर्ब के बाद में क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट। दोनों ही, जो ये सब्जेक्ट है ना और ये ऑब्जेक्ट है, दोनों ही नाउन है, ठीक है। दोनों की पार्ट ऑफ स्पीच पूछूं मैं क्या है, तो बोला दोनों ही नाउन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम है ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। अभी इस क्वेश्चन पे आओ, देखो शी सिंगुलर थी, शी सिंगुलर है, तो डू तो आएगा नहीं। देखो अब मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, अगर आपने नहीं की है फर्स्ट क्लास तो आपकी गलती है ना, आपको करना चाहिए पहले। तो डू जो है वो प्लूरल नाउन के साथ आता है, प्लूरल नाउन। डज जो है वो सिंगुलर नाउन के साथ आएगा, ठीक है, सिंगुलर नाउन एक वचन के साथ में। ये बहुवचन, देखो ये मेरे को ना थोड़ा सा ना पार्डन, मैं माफी जा रही, हो सकता है थोड़ी सी मात्राओं में गड़बड़ हो जाए, लेकिन इंटेंशन सही है ना, पढ़ाना है बस। ये एक वचन, ठीक है। अभी देखो ये तो बहुवचन है, ये एक वचन है, तो हमें मालूम है ना एक वचन है, सिंगुलर है, सिंगुलर मतलब एक वचन, तो डज ही आना चाहिए। और देखो इज है, इज भी सिंगुलर के साथ आता है, लेकिन देखो इज एम आर और वॉज वर्ग के साथ में बच्चे हमेशा क्या आती है, आईएनजी फॉर्म आती है। आई एन शी इज प्लेइंग, दे वर प्लेइंग, है ना, यहाँ पे तो आईएनजी फॉर्म है ही नहीं। अगर मैं बोलूं शी इज प्लेइंग, वो खेल रही है, तो ये आईएनजी फॉर्म है। इसके पहले ये इज आया है, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म थी क्या, नहीं थी, इसका मतलब इज भी नहीं आएगा। हाँ, शी हैज नॉट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम को नहीं समझती है। तो यहाँ पे हैज ना, देखो हैज, मैं इसको और बता देती हूँ आपको, जो हैज है वो होता है ना हमारे, हैज और हैव, ये दोनों के दोनों ना, ये हैज तो आता है सिंगुलर नाउन के साथ में, ठीक है, और ये जो हैव होता है प्लूरल नाउन के साथ आता है, ठीक है। शी हैज अ पेन, उसके पास एक पेन है, ठीक है। दे लगा दो, प्लूरल बन जाएंगे, तो दे के साथ में क्या लगा देंगे, हैव, दे हैव अ पेन, उनके पास में एक पेन है, ठीक है। ये हैज तो सिंगुलर नाउन शी के साथ आता है, और जो हैव है ये प्लूरल नाउन के साथ आता है, ये याद रहेगा। तो देखो शी तो सिंगुलर था ना, तो हैज यहाँ पे सही होना चाहिए, ठीक है। और एक चीज और ये भी ध्यान रखना, हैज हैड के साथ ना हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जैसे मैं ये बोलूं शी हैज कंप्लीटेड हर वर्क, उसने अपना काम खत्म कर लिया। दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, उन्होंने अपना काम खत्म कर लिया, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है ना। अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती, अंडरस्टूड। लेकिन ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कि नहीं, ये वर्ब की क्या है, फर्स्ट फॉर्म। तो बच्चे हमने सीखा था डू, डज और डिड के साथ में ना हमेशा वर्ब की क्या आती है, बेस फॉर्म, सीखा था हमने, बताया था मैंने आपको क्लास फर्स्ट में। अगर ये अंडरस्टूड होता तो हैज के साथ में हम, देखो इसको ऐसे समझना, मैं अगर बात करूं हैज की, हैव की, तो इसके साथ में बच्चे एक्टिव वॉइस के अंदर ना वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, शी हैज,
कंप्लीटेड हर वर्क, उसने अपना काम खत्म कर लिया, ठीक है। और यहां पे मान लो प्लूरल कर दो तो प्लूरल के साथ तो हैव आता है, दे हैव कंप्लीटेड देयर, क्योंकि प्रोनाउन देयर आएगा। ये सब आगे जाके सीखेंगे, घबराओ नहीं कि क्या चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा, सिर्फ आपको समझाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। शी सिंगुलर था तो वर्ब भी कैसी आई, सिंगुलर, कोई दिक्कत नहीं है। हैज एंड हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, ठीक है। दे प्लूरल है, बहुत सारे लोग हैं, तो बहुत सारे लोग के लिए हैव आया, और हैज एंड हैड के साथ में वर्ब की क्या आती है, थर्ड फॉर्म। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है। क्लियर है कि नहीं है, यहां तक क्लियर है। अब देखो जैसे हमने पीछे वर्ड किया था अंडर, यहाँ पे क्या था अंडरस्टैंड, तो अंडरस्टैंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म अंडरस्टूड, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, अंडरस्टूड। अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। तो अगर मैं हैज लगाती बच्चे तो मुझे यहाँ पे अंडरस्टूड चाहिए था, यहाँ पे तो अंडरस्टूड नहीं था ना, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। और हमने सीखा था डू डज, है ना, डू डज और डिड के साथ में सारा करवाया मैंने आपको। डू डज के साथ में क्या आती है, वर्ब की बेस फॉर्म आती है, ये करवाया था क्लास के अंदर, ठीक है ना। अगर मैं ये बोलूं डज शी गो देयर, क्या वो वहां जाती है, क्या वो वहां जाती है, ठीक है ना। तो देखो डज के साथ में ना शी है, तो शी के साथ में हमने देखो गो लगाया है, क्यों, क्योंकि डज आया। डू डज डिड के साथ में क्या है, वर्ब की बेस फॉर्म। हाँ, अगर ये डज नहीं होता तो हम यही लगाते हैं शी गोज देयर, वो वहां जाती है, वो वहां जाती है। और ये क्या, क्या वो वहां जाती है, डज आया था ना, डज आया था, तो ये क्या आ गया, वर्ब की बेस फॉर्म आई है। लेकिन शी था, सिंगुलर था, तो यहाँ पे क्या आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की बेस फॉर्म। बेस फॉर्म क्यों आई, क्योंकि डज लगा है। अगर डज नहीं लगता तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। शी सिंगुलर था तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगी, एस और एस लगाने से वर्ब सिंगुलर बनती है, ठीक है। तो वैसे ही तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी के साथ में डज लगेगा, तो ऑप्शन क्या होगा, बी। शी डज नॉट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, डज के साथ में वर्ब की क्या है, बेस फॉर्म। समझ पा रहे हैं। अगर मान लो अगर ये बेस फॉर्म ना होती, मैं इसको अगर लिखूं शी अंडरस्टैंड्स, वो समझती है, शी अंडरस्टैंड्स, ऐसा लगाया क्योंकि शी सिंगुलर था तो क्या लगा गया, अंडरस्टैंड्स, है ना। तो अगर वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती तो अंडरस्टैंड्स आता, लेकिन ये वर्ब की क्या है, बेस फॉर्म। इसको बेस फॉर्म कर लेना, ये वर्ब की बेस फॉर्म है। बेस फॉर्म वो होती है बच्चे जो जिसके अंदर एस और एस कुछ नहीं लगता। आपको एक बेस फॉर्म का तरीका बताती हूँ कि कैसे बनती है, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ कि बेस फॉर्म बनती कैसे है ना, आपको मालूम होना चाहिए। जैसे मान लो मैंने ये लिखा, अंडरस्टैंड को उठा लेते हैं, अंडरस्टैंड बहुत बड़ा वर्ड है, चलो अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड ना एक रूट वर्ड है, ठीक है, इसी से फर्स्ट फॉर्म बनेगी, इसी से सेकंड, और इसी से क्या बनेगी, थर्ड। तो फर्स्ट फॉर्म इसकी क्या होगी, अंडरस्टैंड, ठीक है, अंडरस्टूड, और थर्ड फॉर्म इसकी क्या होती है, अंडरस्टूड, ठीक है। तीनों फॉर्म समझ में आ गई। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये क्या है, रूट वर्ब, जिसको आप बोलते हो बेस फॉर्म। वर्ब की क्या है, बेस फॉर्म। रूट वर्ब बोल दो या वर्ब की बेस फॉर्म बोल दो, क्या ही फर्क पड़ता है ना, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो ये अंडरस्टैंड है ना, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, ये क्या करती है ना, अगर नाउन सिंगुलर है, नाउन अगर आपका सिंगुलर है तो इसमें ना एस और एस लग जाएगा। और अगर नाउन प्लूरल है ना, नाउन आपका कैसा प्लूरल, तो एस और एस नहीं लगेगा ना। जैसे मान लो मैं बोलूं शी अंडरस्टैंड्स, शी अंडरस्टैंड्स, दे अंडरस्टैंड। तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है ना, उसमें हमेशा एस और एस लगता है नाउन के अकॉर्डिंग। अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर बन जाएगी, एस और एस लग जाएगा। अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल ही रहेगी, ठीक है। सेकंड फॉर्म अलग है और थर्ड फॉर्म अलग है। लेकिन वर्ब की जो बेस फॉर्म है ना, ये नाउन चाहे आपका सिंगुलर हो चाहे नाउन प्लूरल हो, ये हमेशा ना ऐसे ही रहती है, इसमें एस और एस नहीं लगता। अगर मैं लिखूं शी, अगर मैं शी लिखूं शी अंडरस्टैंड तो भी सही है, अगर मैं लिखूं दे अंडरस्टैंड तो भी सही है ना। शी और दे मतलब सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वर्ब की बेस फॉर्म जहां लगाते हैं ना, तो वहां पे वर्ब की बेस फॉर्म ही आते हैं, उसमें एस और एस नहीं लगता। अब हमें ये पता होना चाहिए ना कि वर्ब की बेस फॉर्म कहां कहां लगती है। तो आपको एक छोटा सा हिंट दिया, डू डज और डिड के साथ में, डू डज और डिड के बाद में हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है, उसमें एस और एस नहीं लगता, ठीक है। तो ये डू डज और डिड के बाद में याद रखना, हमेशा वर्ब की क्या आएगी, बेस फॉर्म, ठीक है। तो बेस फॉर्म क्या होती है, जिसमें एस और एस नहीं लगता। आई होप आपने इन सब चीजों को समझा होगा बच्चे। अब आगे देखते हैं ना, शी सिंगुलर थी तो डज आया, शी डज नॉट अंडरस्टैंड, ठीक है। डू क्यों नहीं आया, क्योंकि शी सिंगुलर थी तो डू प्लूरल के साथ आता है, गलत हो गया। इज आएगा ही नहीं क्योंकि आईएनजी फॉर्म नहीं थी, और हैज आएगा नहीं क्योंकि हैज के साथ में अंडरस्टूड होता तो आता। क्लियर हो गया, देखो कितना कुछ हमने सीखा है इसमें ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वन ऑफ माई ब्रदर्स इन जयपुर। देखिए इसमें ना दो तीन चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी, इसको देखना। बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं जो हम सीख रहे हैं। ऑफ जो होती है ना, ऑफ एक प्रेपोजिशन है,
ठीक है। ऑफ एक ऐसी प्रेपोजिशन है बच्चे जिसके बाद में जो नाउन आएगा ना, अगर काउंटेबल नाउन है तो वो हमेशा प्लूरल आता है। अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनका कभी प्लूरल फॉर्म नहीं बनता, ठीक है ना। तो ये हमारे काउंटेबल नाउन है। ब्रदर का ब्रदर्स हो सकता है ना, पेन का पेन्स हो सकता है, चेयर का चेयर्स हो सकता है, बॉय का बॉयज हो सकता है, ब्रदर का ब्रदर्स हो सकता है। तो काउंटेबल नाउन जब भी आएंगे ना वो प्लूरल फॉर्म में आएंगे, ठीक है, ये याद रखना। कब आएंगे? ऑफ के बाद में। ऑफ के बाद में जब भी काउंटेबल नाउन आएगा ना, काउंटेबल नाउन वो हमेशा प्लूरल आएगा। एक तो ये ध्यान रखना। अगर मैं लिखूं वन ऑफ माई ब्रदर, तो बच्चे सेंटेंस गलत है, ठीक है। क्यों गलत है? ऑफ आया है ना, ऑफ। ऑफ के बाद में नाउन काउंटेबल नाउन है ना, तो हमेशा प्लूरल आएगा, तो उसको प्लूरल करना पड़ेगा एस लगा के। अब ये सही होगा, वन ऑफ माई ब्रदर्स। एक तो ये चीज आपको ध्यान रखना, जो कि ऑलरेडी गिवन था। अभी देखो वन वन की बात की जा रही है ना, वन। तो जब भी ध्यान रखना, वन कोई अगर वर्ड आ जाता है ना, वन अपने आप में एक सब्जेक्ट है। कैसे? देखो, जो ऑफ है वो तो प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन का क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। एक और चीज ध्यान रखना यहां से, जो वर्ब होती है ना, वर्ब, वर्ब के बाद में अपने ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, ठीक है। प्रेपोजिशन जितनी भी आप इंग्लिश में सीखोगे ना, जैसे इन है, ऑन, अबव, ओवर, अंडर, बिलो, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, बट, एक्सेप्ट, ऑफ, टू, ये सारी की सारी वाली प्रेपोजिशन है, छोटी छोटी प्यारी प्यारी ना। इन प्रेपोजिशन के बाद में ना, प्रेपोजिशन के क्या आते हैं बच्चे? ऑब्जेक्ट आते हैं। क्या आते हैं? ऑब्जेक्ट। और हमें मालूम है जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है ना, उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगती है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब कभी नहीं लगती। जो कर्ता होता है, कर्ता अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसे आएगी? सिंगुलर। और अगर आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट जो करता है वो प्लूरल है, तो फिर क्या आ जाएगी? वर्ब भी प्लूरल है कि नहीं। ऑब्जेक्ट से तो हमें कोई लेना देना नहीं होता। तो आप ऐसे लर्न कर सकते हो कि प्रेपोजिशन के अपने क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट। तो प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट को काट दो। मान लो मैंने इसको काट दिया, ठीक है। अब मेरे पास में सब्जेक्ट क्या बचा? वन। वन का मतलब सिंगुलर। अगर वन सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसे आएगी? सिंगुलर। याद रहेगा। तो वन यहां पे देखो, ये तो मेरा प्रेपोजिशन था, प्रेपोजिशन का ये क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव केस हो गया। इन भी क्या होती है? प्रेपोजिशन होती है, और ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, है कि नहीं। इन, एट, ऑन, अबव, बिलो, अंडर, ओवर, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, बट, एक्सेप्ट, लाइक, डिसलाइक, विद, विदाउट, अलोंग विद, टुगेदर विद, ये सारी की सारी हमारी क्या होती है? प्रेपोजिशन, ठीक है। तो हमारे पास में देखो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट था, काट दिया, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट काट दिया। अब बेचारा एक ही सब्जेक्ट बच गया। सब्जेक्ट क्या है? वन। वन का मतलब सिंगुलर, ठीक है ना। वन का मतलब सिंगुलर। अभी देखिए, वन अगर सिंगुलर है तो देखो, अब इसका आंसर बता देना मेरे को। वर्ब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी कैसे आएगी? सिंगुलर। वर्ब के अंदर एस और एस लगाते हैं तो वर्ब सिंगुलर बनती है। ये तो प्लूरल है, इसे काट दो, ठीक है। लिव्ड, ये क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म आएगी नहीं क्योंकि कहीं 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 हिंट ही नहीं था पास्ट का। और लिविंग आएगा नहीं। लिविंग क्यों नहीं आएगा? इसका आंसर आप मुझे देंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड का मैं सिर्फ इतना पूछी हूँ कि डी, जो डी है ना, लिविंग, ये क्यों नहीं आएगा? इसका आंसर आप मुझे देंगे, ठीक है। हालांकि इसका आंसर बी है क्योंकि वन था। वन के अकॉर्डिंग क्या आएगा? वन लीव्स। वन सिंगुलर है, वन सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वो भी कैसे आएगी? सिंगुलर। वन लीव्स। याद रहेगा। लिविंग क्यों नहीं आएगा? इसका आंसर आप मुझे देंगे। ये तो प्लूरल है, इसको काट दिया। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म ऐसे भी काट दिया। लिविंग क्यों नहीं आया? इसका आंसर देना मुझे, ठीक है। आंसर दोगे तभी तो पता चलता है ना कि आप कितने एक्टिव हो, क्लास ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, इतने एफर्ट डाल रहे हैं। बहुत अच्छी क्लासेस हैं। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जिस तरह से मैंने इंग्लिश को सीखा है ना, वैसे ही मैं आपको सिखाऊं। तो बहुत सिंपल सी चीज, जितना मुझे आता है मैं सारी चीजें आपको सिखाती रहूं, ठीक है? और आपको भी कोई मतलब कुछ अच्छी चीजें बताएं तो आप भी मुझे सिखाइए, ठीक है ना। ये तो गिव एंड टेक होता है, गिव एंड टेक का प्रोसेस होता है। कुछ चीजें मैं आपको सिखाऊं, कुछ चीजें आप मुझे सिखाइए, ठीक है। मैं आई एम ऑल्सो लर्नर, मैं भी तो एक लर्नर हूं ना, आपसे बहुत सारी चीजें सीखती हूँ, ठीक है। वैसे ही जो मुझे ज्ञान है मैं आपको देती हूँ। चलिए, वाटर। वाटर अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन है, पहले तो समझना क्यों है अनकाउंटेबल नाउन। वाटर का वाटर्स नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि देखिए, हम पानी को ना माप के लेते हैं ना, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर। तो जिन भी चीजों को हम मापते हैं ना, मेजर करते हैं, वो सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अगर वो अनकाउंटेबल नाउन है तो वो कभी भी प्लूरल नहीं बनेंगे। याद रहेगा। चीनी लाते हैं घर में, चाय पत्ती लाते हैं, तोल के लाते हैं ना, 1 किलो चीनी, 2 किलो, सारे अनकाउंटेबल नाउन है। दूध लेते हैं 1 लीटर, 2 लीटर, अनकाउंटेबल नाउन है। जो भी चीज हम घर में लाते हैं ना, जितना भी ग्रोसरी का सामान लाते हैं, सब माप के लाते हैं, तोल के लाते हैं। तो वो सारा सामान जो हम माप के या तोल के लाते हैं, वो सारा का सारा अनकाउंटेबल नाउन है। अगर वो अनकाउंटेबल नाउन है तो पहली चीज, अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं वो कभी भी प्लूरल नहीं बनते, ठीक है। कभी भी प्लूरल नहीं बनते। अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही आती है। दो चीजें याद रहेंगी, अनकाउंटेबल नाउन कभी प्लूरल नहीं बनते। अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही आती है। अब आ जाइए,
कैसे पता चलेगा अनकाउंटेबल नाउन है? बताया है ना, वो सारी चीजें जिनको हम तोल के माप के लाते हैं। हमारी फीलिंग्स इमोशंस तो होते ही हैं, ये तो अनकाउंटेबल नाउन होते ही हैं, लेकिन सारी चीजें तो हम तोल के लाते हैं घर में, वो भी अनकाउंटेबल नाउन। तो वाटर 1 लीटर 2 लीटर में मापते हैं, तो वो सारी चीजें, वो सारे नाउन जिनको हम मापते हैं, जिनको हम तोलते हैं, मापते हैं, मेजर करते हैं, जिनको मापने के लिए हमने यूनिट्स बनाई हैं, इकाइयां बनाई हैं, वो सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, और इनको हम कभी भी प्लूरल नहीं कर सकते। तो ये हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आएंगे। तो वाटर है तो वाटर के साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी आएगी। अब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब देखो, बॉयल तो होगा नहीं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के लिए हमें क्या चाहिए? एस और ईएस चाहिए। बॉइल्ड होगा नहीं, बॉइलिंग क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें इज एम आर वॉज वर्ब कुछ नहीं है ना। वाटर इज बॉइलिंग, अगर मैं लिखती वाटर इज बॉइलिंग, पानी उबल रहा है, तो इज आ गया, तो फिर आईएनजी फॉर्म सही थी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे इज एम आर था नहीं ना। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। और वैसे भी देखो, ये जो है ना, एक फैक्ट है, जो पानी है ना वो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? बॉयल होता है, एक फैक्ट है, ठीक है। वाटर फ्रीजेज नॉट फ्रीज, फ्रीजेज एट 0 डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस पे ना, क्योंकि ये तो हमारे फैक्ट हैं। तो जितने भी हमारे फैक्ट्स होते हैं उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखते हैं, याद आएगा। तो यहाँ पे बॉइल्स आएगा, बॉइल्ड आएगा नहीं, बॉइलिंग आएगा नहीं, बॉइल तो प्लूरल हो जाता है, बॉइल्स वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस का कोई हिंट नहीं है, ठीक है। जितने भी हमारे फैक्ट्स होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखे जाते हैं, और बॉइलिंग आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे इज एम आर वॉज वर्ब नहीं है। हाँ, अगर इज होता तो फिर हम लगा सकते हैं वाटर इज, फिर अगर मान लो यहाँ पे ये पार्ट नहीं होता ना, 100 डिग्री सेल्सियस, ये नहीं होता, तो वाटर इज बॉइलिंग, पानी बॉयल हो रहा है, तो बिल्कुल सही था। हाँ, अगर ये लगा दे वाटर इज बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो गलत होता। इज बॉइलिंग नहीं, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि एक फैक्ट है, फैक्ट होने की वजह से हमने यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाया। अगर ये पार्ट नहीं होता, सिर्फ इतना होता वाटर इज बॉइलिंग, तो सही था, वाटर इज बॉइलिंग, ठीक है ना, पानी गर्म हो रहा है। चलिए, लेकिन 100 डिग्री वो सेल्सियस लिख दिया ना, उसकी वजह से वो एक फैक्ट बन गया कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉइल होता है। नेक्स्ट देखिए, एवरीवन। पहले इसको समझे कि एवरीवन क्या है, इसकी कहानी को समझे। देखिए, जब भी किन्हीं वर्ड्स के आगे ना एवरी हो, एनी हो, नो हो, सम हो, इनके आगे ना आप क्या लगा दो? वन लगा दो। वन ठीक लिख दूं क्या? एच लग रहा है ना, वन, बड़ी, और क्या लगा दू? थिंग। अब इनको समझना है ना। अगर मैं लगा दू एवरीवन, मैं लगा दू एवरीबडी, एनीवन, एनीबडी, नो वन, नोबडी, समवन, समबडी, ठीक है। अगर मैं इस तरह के वर्ड्स बना दूं, एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी, समवन, समबडी, ठीक है, आपका एनीवन, एनीबडी, है जो भी ये वर्ड्स अगर मैं बना दूं, अगर मैं थिंग लगा के बना दूं, एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग, समथिंग, इस तरह से, तो ये सारे के सारे ना हमारे क्या होते हैं? प्रोनाउंस होते हैं। कैसे प्रोनाउंस होते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं। कौन से प्रोनाउंस होते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इनके साथ भी ना हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है। कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, याद आएगा। एक तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ में आती है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और किसके साथ आती है? नाउन अगर सिंगुलर हो, अगर सीता है तो एक वचन है, तो वर्ब कैसे आएगी? सिंगुलर। और इनडेफिनिट प्रोनाउन हो, इनडेफिनिट प्रोनाउन कौन से होते हैं? एवरीवन, समवन, एवरीबडी, नोबडी, नोवन, समवन, एवरीथिंग, ये सारे के सारे इनडेफिनिट प्रोनाउन है। इनडेफिनिट प्रोनाउन के साथ में हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है, याद रखना, ठीक है। तो मुझे ना क्लास के लास्ट में ना एक छोटा सा होमवर्क दे रही हूँ, पूरी लिस्ट बना के भेज देना कि किन किन के साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है, जो मैंने क्लास में आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना। एक तो एक्सप्लेन किया अनकाउंटेबल नाउन के साथ में आती है, नाउन सिंगुलर तो वो भी सिंगुलर आएगी। तीसरा मैंने आपको एक्सप्लेन किया इनडेफिनिट प्रोनाउन के साथ में भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। एवरीवन, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के मतलब सिंगुलर वर्ब चाहिए, सिंगुलर वर्ब का मतलब एसओएस, खत्म कहानी। ना ये आएगा, ना ये आएगा, ना ये आएगा, इतना ही जितना। बी आंसर, बी। एवरीवन परफॉर्म्स हिज ड्यूटी ऑनेस्टली। अब देखो हर क्यों नहीं आया? क्योंकि जो इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं ना, इनके साथ में जब भी हम यूज करते हैं ना पोजेसिव प्रोनाउन का, हिज, मेल को प्रायोरिटी देते हैं, हिज को, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। फीमेल को नहीं देते, मेल को प्रायोरिटी देता है, तो हिज आएगा। एवरीवन परफॉर्म्स हिज ड्यूटी ऑनेस्टली, हर कोई अपनी ड्यूटी को ऑनेस्टली परफॉर्म करता है। ये राजस्थान सीईटी में आया हो ना, ग्रेजुएट लेवल में 2025। चलिए अब इसको और देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माई फादर क्या टी एवरी मॉर्निंग। कल आपको करवाया था ना, जब भी सेंटेंस के लास्ट में
मेरे फादर हर सुबह ये काम करते हैं, हर रोज मैं यहाँ जाती हूँ, तो मतलब फ्रीक्वेंसी को बताने वाला वर्ड है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को बता, ये देखो हर रोज है ना, एवरी मॉर्निंग, तो ये सेंटेंस के लास्ट में ही आएगा। अब माय फादर, फादर कैसे है, सिंगुलर है, ठीक है, तो वो भी कैसे है, सिंगुलर, तो ड्रिंक तो आएगा नहीं, क्योंकि फादर्स होते, फादर्स, फादर्स तो क्या था, फादर्स ड्रिंक, है ना, फादर्स ड्रिंक होता, लेकिन एक वचन है तो एक वचन के लिए वह भी सिंगुलर आएगी, ड्रैंक आएगा नहीं और आईएनजी फॉर्म आएगी नहीं, तो बी ही आंसर होगा। माय फादर ड्रिंक्स, मेरे फादर चाय पीते हैं, टी एवरी मॉर्निंग। क्यों लगाया ड्रिंक्स, एक तो वो सिंगुलर था और दूसरा एवरी मॉर्निंग बता रहा है कि यहाँ पे प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस आएगा, है ना। जब भी हमें लगे वो हमेशा जाती है, ऑलवेज, वो कभी कभार जाती है, सेल्डम, ऑफन, नेवर, रेयरली, बेयरली, स्केर्सली, ऑफन, इस तरह के वर्ड्स आ जाए, ऑफ एंड ऑन, है ना, या एवरी मॉर्निंग, एवरी आफ्टरनून, एवरी नाइट, इस तरह के वर्ड्स आ जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही आता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब है एस और यस, अब यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे था, और यहाँ पे क्यों करा, क्योंकि फादर वाले सिंगुलर थे तो वो भी सिंगुलर आएगी, अगर बहुत सारे होते प्लूरल होते तो हम ड्रिंक लगा देते, ये दोनों तो ऑप्शन वैसे भी नहीं आएंगे, तो बी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ट्रेन, देखो ट्रेन हमारा क्या है, नाउन है कि नहीं, नाउन से पहले क्या है, आर्टिकल, ठीक है। अब नाउन आ गया तो नाउन के बाद में हमें क्या चाहिए, एक वर्ब चाहिए, क्रिया चाहिए। ट्रेन कितनी है, सिंगुलर है, एक ही है ना ट्रेन, सिंगुलर है। एट तो प्रेपोजिशन हो गई, और ये प्रेपोजिशन का क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस, एट 6 PM डेली, डेली, वो हर रोज ये काम करती है, डेली डेली, तो ये क्या फ्रीक्वेंसी है कि नहीं है, तो डेली हमें बता रहा है, जो ये डेली वर्ड है ना, ये हमें बता रहा है कि प्रेजेंट का कौन सा टेंस आएगा, इंडेफिनिट। प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस से क्या समझते हो, वर्ब के अंदर एस और ईएस। नाउन अगर सिंगुलर है तो वर्ब के अंदर एस और ईएस लगेगा, है ना, नाउन हमारा सिंगुलर था तो एस और ईएस लगेगा, तो ट्रेन लीव्स, है ना, बहुत सारी ट्रेन होती तो ट्रेन्स लीव होता ना, गलत हो जाएगा, तो लिविंग आएगा नहीं, लेफ्ट आएगा नहीं, लेफ्ट क्यों नहीं आया, क्योंकि देखो डेली आया, डेली, तो डेली हमें बता रहा है कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस आएगा, डेली वर्ड्स है, पता लगा प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस आएगा, तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट मतलब वर्ब के अंदर एस और यस, वर्ब हमें सिंगुलर चाहिए क्योंकि नाउन सिंगुलर है, तो वर्ब सिंगुलर हमारी ये पड़ी, द ट्रेन लीव्स एट 6 AM डेली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शी हर होमवर्क रेगुलरली, अब देखो एक वर्ड है कौन सा, रेगुलरली, वो रेगुलरली ये काम करती है, वो हर रोज ये काम करती है, वो कभी कभार ये काम करती है, सेल्डम, ऑफन, है ना, तो इसमें क्या आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कल ही किया था हमने, इंडेफिनिट टेंस आता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या, वर्ब के अंदर एस और ईएस है कि नहीं, तो देख लो, डू आएगा नहीं, डू तो प्लूरल होता है, डस क्या हमारा सिंगुलर, डिड क्यों नहीं आया, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसकी फॉर्म्स और देख लो एक बार, डूइंग आएगा नहीं ना, कॉन्टिन्यूस टेंस है, अगर मैं बोलती शी इज डूइंग हर वर्क, वो अपना काम कर रही है ना, वो अपना काम कर रही है, तो इजएमआर वॉज वर्क के साथ में आईएनजी आता है तो सही होता है, यहाँ पे तो इजएमआर कुछ था ही नहीं ना, और शी सिंगुलर तो वो भी कैसे आएगी, सिंगुलर, शी डज हर होमवर्क रेगुलरली, वो रेगुलरली अपना वर्क करती है, डू क्यों नहीं है, डू प्लूरल है, इसकी फॉर्म और समझ लो, डू की फॉर्म समझ लो, काफी इंपॉर्टेंट है, देखो डू हमारी एक रूट वर्ब होती है, ठीक है, इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है वो क्या है, डू और डज, सेकेंड फॉर्म क्या है, डिड, और थर्ड फॉर्म क्या है, डन, ये ध्यान रखना, ठीक है। जो डू है वो प्लूरल नाउन के साथ में, बहुवचन के साथ आता है, बहुवचन के साथ में, ठीक है, और डज है वो सिंगुलर नाउन के साथ में, एक वचन के साथ में, ठीक है। डिड हमारी क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और डन जो है वर्ब की क्या है, थर्ड फॉर्म। जो थर्ड फॉर्म होती है ना, ये जो थर्ड फॉर्म है, ये हमेशा देखना हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगी, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है इसकी, हैज, हैव, और एक और क्या आती है, थर्ड, हैड, ध्यान रखना, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे आने वाले क्लासेस के अंदर। जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, वो या तो हैज के साथ आएगी, या हैव के साथ में, या हैड के साथ में। अब कहाँ हैज लगेगा, कहाँ हैव लगेगा, कहाँ हैड, ये आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। इतना ध्यान रखना, वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है ना, वो कभी अकेले नहीं आती, उसके साथ में हैज, हैव या फिर हैड आएगा। जैसे आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, समझ पा रहे हो, थर्ड फॉर्म आई है ना, उस तरह से शी हैज डन हर वर्क, शी हैज, दे हैव डन देयर वर्क, उन्होंने अपना काम खत्म कर लिया, इस तरह से। तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म को समझना है कि हैज, हैव, हैड के, डिड जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म में अकेले आती है हमेशा, कि डिड हर वर्क, दे डिड हर वर्क, है ना, उन्होंने अपना काम कर लिया था, या फिर मैं बोलूं उसने अपना काम खत्म कर लिया था। तो चाहे सिंगुलर नाउन हो चाहे प्लूरल नाउन हो, उस पे वर्ब के सेकंड फॉर्म पे किसी का इंपैक्ट नहीं पड़ता, समझ पा रहे हो, वर्ब के सेकंड फॉर्म हमेशा अकेले ही आती है, मतलब चाहे शी हो, चाहे दे हो, प्लूरल हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ में ना डिड ही आएगा अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, ठीक है। he did her work, they did her work, इस तरह से। और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना,
ये प्लूरल नाउन के साथ में तो डू और सिंगुलर नाउन के साथ में क्या आएगा, डज आएगा। तो एक वचन है, शी तो सिंगुलर नाउन है तो क्या आ जाएगा, डज। अगर शी की जगह पे दे होता या मोहन सीता गीता होते तो डू आ जाता ना, डू, लेकिन सिंगुलर एक वचन है तो डज आएगा। डिड क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड था रेगुलरली। रेगुलरली हमें बता रहा है, एक ऐसा हिंट है, एक ऐसा वर्ड है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हिंट है ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बताता है। एस और यस ही आएगा, क्या डिड आएगा नहीं, डूइंग आएगा नहीं, इज एम आर वॉज वर नहीं था, तो आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट देखिए, द सन, सन तो एक ही है, तो जो चीजें एक होती है उसके आगे आर्टिकल द लगता है। इन हमारा प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्ट है, पार्ट ऑफ स्पीच इसकी क्या है, नाउन, नाउन से पहले क्या आता है, आर्टिकल, कोई दिक्कत नहीं है। द सन, सन कितना है, एक ही है, सिंगुलर है, तो वर्ब के अंदर भी क्या आएगी, वर्ब भी कैसे आएगी, सिंगुलर। द सन राइजेज, राइजिंग आएगा नहीं, द सन इज, अगर मैं बोलूं द सन इज राइजिंग, द सन, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, द सन इज, ठीक है ना, राइजिंग, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ये सही है ना, सन इज राइजिंग, इज एम आर वॉज वर्ब के साथ तो आईएनजी फॉर्म आ ही सकती है। हाँ, अगर हम इसको फैक्ट बनाएंगे, जो सन है वो ईस्ट से राइज होता है, ईस्ट से ही उगता है, ये फैक्ट हो गया ना, तो फैक्ट होगा तो इसको कैसे लिखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से, ठीक है। ये तो एक एक्शन वर्ब हो गया ना, सन इज राइजिंग, सन उग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसके आगे लगा दूं द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, फिर ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी फैक्ट बन गया कि सन ईस्ट से उगता है, तो अब हम इसको गलत बनाएंगे, सन राइजेज, सन राइजेज, क्यों, सन सिंगुलर था तो वह भी कैसे आएगी, सिंगुलर, ठीक है ना, क्योंकि ये फैक्ट बन गया, फैक्ट के अकॉर्डिंग हम फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे। अगर ये नहीं होता, इतना होता द सन इज राइजिंग, सही था बिल्कुल, ठीक है ना। अगर मैं लगा दूं इन द ईस्ट, ईस्ट में उगता है, ये एक फैक्ट है भाई, जो सन है वो ईस्ट में उगता है, ये फैक्ट है, तो फैक्ट होगा तो मैथमेटिकल फैक्ट्स हो, इडियम्स हो, प्रोवर्ब्स हो, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, इन सब के साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है, इसलिए हमने क्या लगाया, द सन राइजेज, राइज तो प्लूरल के साथ आएगा, राइजिंग आएगा नहीं, रोज आएगा नहीं, राइज रोज राइजन, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म तो आएगी नहीं, यहाँ पास का कोई हिंट नहीं है, तो यहाँ पे बी आंसर ही मार्क करेंगे। नेक्स्ट देखिए, ही, देखो ये आपका एलडीसी का है ना, देखो ही तो सिंगुलर नाउन है, नॉट लाइक टी, है ना। अभी देखो बताया था ना, नॉट, नॉट से पहले क्या आता है आपका, हेल्पिंग वर्ब, और नॉट के बाद में क्या आता है, मेन वर्ब, ठीक है, तो नॉट के बाद में आपकी लाइक क्या है, मेन वर्ब, ठीक है। अब ही तो सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसे आएगी, सिंगुलर, तो ही के साथ में क्या आ जाएगा, डज, ही डज नॉट लाइक। अब इज क्यों नहीं आया भाई, इज इसलिए नहीं आया, इसके साथ में आईएनजी फॉर्म चाहिए ना, ही इज नॉट, ही इज नॉट टेस्टिंग इट, वो उसे टेस्ट नहीं कर रहा, कोई खाना है उसको टेस्ट नहीं कर रहा, तो इसके साथ में तो आईएनजी फॉर्म चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखो मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में था क्या, नहीं था, तो यहाँ पे इज आएगा नहीं, और हैज हेड के साथ में क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। अगर मैं ये लिखती शी, ही हैज नॉट लाइक्ड, ही हैज नॉट लाइक्ड टी, ठीक है ना, लाइक्ड होता है यहाँ पे, लाइक्ड, तो ये मैं वर्ब की थर्ड फॉर्म मान सकती थी, समझ पा रहे हो, तो उस केस में मैं लगा सकती थी ही हैज नॉट, तो उस केस में हैज सही होता है, लेकिन यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, ये तो क्या है, वर्ब की बेस फॉर्म। कैसे पता चला वर्ब की बेस फॉर्म है, क्योंकि डज है, अभी बताया था कि डू डज और डिड के साथ में क्या आती है, वर्ब की बेस फॉर्म, तो यहाँ पे डज आएगा। डज क्यों आया, क्योंकि ही सिंगुलर नाउन था, सिंगुलर नाउन है तो डज आएगा। अगर मैं लिखूं ही डज नॉट गो, ही डज इज वर्क, ठीक है। अभी देखो जो डज है उसके साथ देखो वर्ब की बेस फॉर्म आई है ना, ये डज है, इसके साथ में वर्ब की क्या आई है, बेस फॉर्म आई है कि नहीं। ही तो सिंगुलर था ना, अगर मैं ये लगा दूं डज हटा दूं मान लो, तो क्या लगा दोगे, ही वर्क्स, वर्क्स लगाओगे कि नहीं लगाओगे, यहाँ पे वर्क क्यों लगाया, क्योंकि डज आया था, डू डज डिड के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म है, ये बेस फॉर्म है, ये भी बेस फॉर्म है, ठीक है ना, ये बेस फॉर्म नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे वर्ब की बेस फॉर्म है, क्योंकि डज के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म आती है, डज लगाओगे, डज क्यों, क्योंकि ही सिंगुलर था तो डज सिंगुलर आएगा, तो प्लूरल के साथ आता है। हैज क्यों नहीं आया, यहाँ पे मेन वर्ब है ना, थर्ड फॉर्म में नहीं है, अगर लाइक्ड होता तो फिर हम हैज लगाते हैं, ही हैज नॉट लाइक्ड द टी, इससे ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ही डज नॉट लाइक टी, उसको टी पसंद नहीं है, वो टी को पसंद नहीं करता, क्लियर है। देखिए वन ऑफ माई फ्रेंड्स, अभी बताया था ऑफ के बाद में आने वाला नाउन अगर काउंटेबल नाउन है तो वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में आएगा, काउंटेबल नाउन है प्लूरल फॉर्म में आया हुआ है। वन, वन का मतलब अगर ये ऑफ हमारा प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्टिव केस हो गया, तो अब हमारे पास में सब्जेक्ट क्या बचा, वन, वन का मतलब सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसे आएगी, सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्ब के लिए एस और यस लगाएंगे। लिव तो प्लूरल के साथ आएगा, आईएनजी आएगा नहीं, लिव्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये भी नहीं आएगी,
इन हमारा क्या है, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्टिव केस, तो वह सिंगुलर सब्जेक्ट था, वह भी सिंगुलर, बी पार्ट में एरर मार्क। नेक्स्ट देखिए, द टीचर, है ना, ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया ना, द टीचर, टीचर सिंगुलर नाउन है तो टीचर्स ही आएगा, एवरीडे, ठीक है ना। अगर ये होता साथ में लिखा होता एवरीडे, तो ये क्या होता लास्ट में, गलत होता, बताया था ना, अगर एवरीडे साथ में लिखा हो तो वो एडजेक्टिव होता है। अगर मैं ये लिखूं एवरीडे वर्क, एवरीडे जॉब, है ना, तो फिर सही होता, क्योंकि ये तो नाउन है, नाउन से पहले अभी क्या बन गया हमारा, एडजेक्टिव, तो सही होता ये। लेकिन ये यहाँ पे क्या है, एडवर्ब, ये क्या है, एडवर्ब। जो अलग अलग होता है वो क्या होती है, एडवर्ब। वो काम की बारंबारता को बताता है, काम की फ्रीक्वेंसी को बताता है कि मैं हर रोज ये काम करती हूँ, मैं हर रोज वहां जाती हूँ, इस तरह से। और ये हर रोज नहीं है, ये यहाँ पे एडजेक्टिव है, वर्क, हर रोज का काम, है ना, हर रोज की जॉब, ठीक है। और ये फ्रीक्वेंसी को बता रहा है, मैं हर रोज, वो हर रोज पढ़ाती है। तो टीचर सिंगुलर था तो क्या आ जाएगा, टीचर्स। तो टीच आएगा नहीं, प्लूरल नाउन नहीं है, टीचिंग आएगा नहीं, टॉट आएगा नहीं, वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती, क्योंकि एवरीडे आया ना। एवरीडे एक ऐसा हिंट है जो बताता है हमें काम की बारंबारता को, कि वो काम कितनी बार करते हो। तो जब कोई सेंटेंस में ऐसे वर्ड आ जाए तो उसमें हम क्या लगाते हैं, प्रेजेंट का इनडेफिनिट टेंस, तो प्रेजेंट का इनडेफिनिट टेंस हमने लगा दिया। नेक्स्ट देखिए, चलिए अब इसके बाद में देखिए हमारा क्या बचा, 1 2 3, है ना। ये देखो 3 क्वेश्चन बचे हैं, मैं लास्ट के ना 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ रही हूँ, 1 क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ, ठीक है। इसके बाद में 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए है। देखो ईच, ये ध्यान रखना, ईच आ जाए, एवरी आ जाए, इधर निदर आ जाए ना, इनके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। क्या आती है, सिंगुलर वर्ब। एक मैंने आपको होमवर्क दिया है कि आप मुझे सारी लिस्ट बना के दोगे, लिखोगे कमेंट बॉक्स में कि ऐसे कौन कौन से नाउन है जिनके साथ में हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, जो मैंने आपको बताए हैं, सिर्फ वही वही बताने हैं, ठीक है ना। इस पूरे लेक्चर में हमने कौन कौन से ऐसे वर्ड्स किए, कौन कौन सी चीजें मैंने आपको बताई, ऐसे कौन कौन से नाउन है जिनके साथ में सिंगुलर वर्ब आती है। तो उसमें से ईच भी एक ऐसा वर्ड है। क्या है, ईच, ईच हो, इधर हो, नीदर हो, ठीक है। इनके साथ में भी हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी आती है, ठीक है। इनकी एक लिस्ट बना लेना और मुझे लिख के बता देना। ईच बॉय, तो हर एक बॉय की बात कर रहा है ना, हर एक बॉय की, ईच बॉय, हर एक बॉय, हर एक बॉय, तो फिर क्या आ जाएगा, परफॉर्म्स, है कि नहीं, हिज ड्यूटी, हर एक बॉय अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करता है। परफॉर्म तो प्लूरल हो जाता, ईच के साथ में तो प्लूरल वर्ब आती नहीं, परफॉर्म्ड आएगा नहीं, परफॉर्मिंग आएगा नहीं, तो हमारा सीईटी का था ना। तो बस ये 2 क्वेश्चन है लास्ट के, ज्यादा नहीं, छोटे छोटे से क्वेश्चन है, प्यारे प्यारे से। एक 40 नंबर क्वेश्चन है और एक 50 नंबर क्वेश्चन। तो 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, बहुत इजी है। और फिर भी आपको लग रहा है कि आपको कोई दिक्कत आ रही है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, और जो होमवर्क दिया उसे करिए। और ये क्लासेस अगर आपको फ्रूटफुल लग रही है तो भर भर के लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, और अच्छे से कमेंट भी करिए, जिससे कि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले आपको और अच्छे से पढ़ाने का, और आपको भी मजा आए। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।